कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए इसके पिछले भाग को सुनना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। उसका प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर सुन सकते हैं। मिली, मिलिंद, सोनू चाय नाश्ता करते हुए बेसब्री से बार बार दुबे को ही देखे जा रहे थे। दुबे हंसकर खड़ा होता हुआ बोला, चलो आओ, तुम्हें मैं अपने परिवार के 3 और प्यारे सदस्यों से परिचित करवाता हूँ। मिलिंद को देखते हुए, भाई तू तो उन सदस्यों को पहले से ही मिला हुआ है, तू रूम के बाहर खड़ा रहना। मिली सोनू को देखते हुए, अब तमाशा देखना। दुबे बात करते हुए एक रूम के पास आकर बाहर से ही आवाजें लगाने लगा, जैकी, जैकलीन, शेरू, देखो तुमसे मिलने कौन आया है। दुबे की आवाज सुनते ही रूम का दरवाजा धीरे से खुल चुका था और एक ब्लैक कलर का हेल्दी सुंदर डॉग दरवाजे के पास खड़ा था। मिली और सोनू डॉग की एक्टिविटी से ही समझ गए कि दरवाजा खोलने वाला ब्लैक डॉग ही शेरू था। दुबे मिली और सोनू को रूम के अंदर ले गया, जहां 2 हेल्दी डॉग डबल बेड पर आराम फरमा रहे थे। शेरू को मिलिंद की भनक लग चुकी थी और उसने आसानी से मिलिंद को ढूंढ निकाला था और वो अपना पूरा लाड़ प्यार दुलार मिलिंद को दे भी रहा था और ले भी रहा था। मिलिंद भी शेरू के साथ पकड़म पकड़ाई का गेम खेलती हुई रूम में आ चुका था। दुबे ने बताया कि ये दोनों डॉग एक्चुअली शेरू के पेरेंट्स हैं, पर दोनों पूरे ब्लैक नहीं थे, उसमें वाइट डॉट्स भी बने हुए थे। दुबे ने तीनों को सोफे पर बैठने का इशारा किया। तीनों बैठ चुके थे। बेड पर बैठे हुए दोनों डॉग आराम से बेड से उतरे और मिली, मिलिंद, सोनू से बाकायदा अपने पंजों से हाथ मिलाकर हेलो किया और शेरू ने भी तीनों से अपने पेरेंट्स की तरह ही हेलो किया। दुबे ने तीनों डॉग का मिली और सोनू का परिचय फ्रेंड्स कहकर करवाया और फिर मिली, मिलिंद का हाथ एक साथ पकड़कर अपने तीनों डॉग्स को बता दिया कि ये मिलिंद की वाइफ मिली है और सोनू का हाथ पकड़कर बताया कि ये मिली का भाई है। तीनों डॉग शांति से ऐसे दुबे की बातों को सुन और समझ रहे थे जैसे एक इंसान समझता है। दुबे ने बताया, ये जैकी, जैकलीन, शेरू का फैमिली रूम है जिसमें बाकायदा अटैच बाथरूम है, जिसका यूज ये हमारी तरह ही करते हैं। ये इन तीनों का पर्सनल रूम है, पर ये कहीं भी किसी भी रूम में किसी के भी पास सो जाते हैं। दुबे ने शेरू को आवाज देकर अपने पास बुलाया और बोला, शेरू बेटा, ये देखो, ये मिली भाभी है, तुम्हें कुछ दिनों के लिए इनकी सेफ्टी के लिए इनके साथ जाकर इनके घर रहना होगा। सुनते ही शेरू इनकार में सिर हिलाने लगा। सोनू और मिली को शेरू का स्टाइल देखकर हंसी आ रही थी। दुबे ने दोनों बड़े डॉग्स को देखकर बोला, जैकी, जैकलीन, तुम दोनों अपने लाडले को समझाओ। दोनों डॉग ऐसे वॉक करते वे शेरू के पास पहुंचे और दोनों ने शेरू का एक एक कान अपने दांतों से पकड़ा और गुर्राना शुरू कर दिया। शेरू भी धीरे धीरे गुर्राने लगा था। दुबे बोला, आज नहीं जाना है, कल चले जाना शेरू बेटा, वहाँ मिलिंद भाई भी होंगे, पर वो ऑफिस जाते हैं। मिली भाभी को कोई डर आता है, तुम कुछ दिन जाकर मिली भाभी की सेफ्टी करनी है। शेरू ने गुर्राना बंद कर दिया था और वो आकर मिली को ऐसे ध्यान से देख रहा था जैसे कोई छोटा बच्चा अपनी टीचर को देखता है। मिली और सोनू प्यार से शेरू के सिर पर हाथ फिराने लगे। तभी दुबे ने टेबल पर रखी हुई बॉल उठाई और मिली को देते हुए बोला, तुम इसके साथ बॉल खेलो, तुम फेंको और ये तुम्हें उठाकर बॉल लाएगा। मिली और सोनू दोनों शेरू के साथ बॉल खेलने में लग चुके थे। दोनों बड़े डॉग ऐसे बुजुर्गों की तरह बेड पर बैठे तीनों को खेलते हुए देख रहे थे। थोड़ी देर बाद शेरू ने बॉल खेलने से मना कर दिया। अब वो चुपचाप अपने पेरेंट्स के पास जाकर बैठ चुका था और दोनों बड़े डॉग उसको प्यार कर रहे थे। दुबे ने भी तभी रिमोट उठाकर टीवी ऑन कर दिया। तभी मिली और सोनू का ध्यान गया कि डॉग्स रूम में एलईडी टीवी भी लगा था। दुबे ने न्यूज़ चैनल लगा दिया, जिसे देखते ही शेरू दुबे के पास आकर 2 पंजों के ऊपर खड़ा होकर अपने एक पंजे को बार बार दुबे के कंधे पर रखकर इशारा करता कि उसका फेवरेट प्रोग्राम लगाओ। दुबे ने हंसते हुए एनिमल कार्टून लगा दिया। वो दुबे के पास ही बैठा हुआ मज़े से देख रहा था। मिली को शेरू पर बहुत प्यार आ रहा था। वो भी शेरू के सिर पर प्यार से हाथ फिराते हुए कार्टून का मजा ले रही थी। दुबे ने मिलिंद को बोला, अगर तुझे ऑफिस में काम है तो तू जा, तब तक मिली और सोनू शेरू से अच्छी तरह फ्रेंडशिप कर लेंगे। जैसे किसी इंसान को हम ज़बरदस्ती अपने पास नहीं रख सकते, ठीक ऐसे ही ये मासूम जानवर होते हैं। ये प्यार के भूखे होते हैं। जहाँ प्यार दिखता है वहाँ ये अपनी जान की परवाह भी नहीं करते हैं। मिलिंद ने कुछ सोचकर
अपने ऑफिस फ़ोन मिला दिया और सारे अपडेट्स लेकर बता दिया कि वो शायद आज ऑफिस नहीं आ पाएगा। थोड़ी देर बाद तीनों डॉग्स का खाना का टाइम हो चला था। एक नौकर जैसे ही ट्रे में कुछ खाने के लिए लेकर आया, तीनों डॉग्स जैकी, जैकलीन, शेरू रूम में रखी हुई डाइनिंग चेयर पर बैठ चुके थे। दुबे ने बड़े प्यार से तीनों के गले में एप्रन पहना दिए। तीनों बड़े कायदे से दुबे को देख रहे थे। दुबे ने जैसे ही बोला, चलो अपना खाना जल्दी से फिनिश करो, तीनों डॉग्स अपने अपने बाउल से खाना शुरू कर चुके थे। दुबे ये जानबूझकर मिली को शेरू की डेली रूटीन से परिचित करा रहा था। मिली भी इस बात को समझ चुकी थी। मिलिंद बातों बातों में दुबे और सोनू को सुबह के इंसिडेंट के बारे में बता चुका था। दुबे बोला, यार हमने सही टाइम पर मिली को बटन कैमरा लगा दिया था। अब मन में ये गिल्ट तो नहीं रहेगा कि कहीं हम रॉन्ग डायरेक्शन में तो नहीं जा रहे थे। इसका मतलब तुम दोनों के साथ माइंड गेम खेल कर मिली को मानसिक रोगी बताकर तुम्हारी ज़िंदगी से निकालने का भद्दा प्रयास किया जा रहा है। सोनू बोला, ऐसे इनके ड्रामा करने से ये मिली को मानसिक रोगी घोषित कर ही नहीं सकते हैं। फिर सोनू ने अपने मौसेरे भाई धीरज के बारे में बताया, जो कि सिटी हॉस्पिटल में न्यूरोलॉजिस्ट है। दुबे सोचता हुआ बोला, सोनू भाई, ये धीरज भाई भी क्या मिली की हेल्प नहीं कर सकते? सोनू बोला, वो कहने को हमारे मौसेरे भाई हैं, पर उन्होंने हमेशा सगे भाई से बढ़कर मुझे और मिली को गाइड किया है। मिली भी बैठी हुई तीनों की बातों को ध्यान से सुन रही थी। दुबे बोला, सोनू भाई, ये धीरज भाई क्या अभी यहाँ आ सकते हैं? सोनू बोला, पता नहीं उनका क्या शेड्यूल होगा, पहले पूछना पड़ेगा और फिर मिली के बारे में उन्हें जैसे ही पता चलेगा वो दौड़े चले आएंगे। सोनू धीरज भाई को फ़ोन लगा चुका था। सोनू ने इतना ही बताया कि मिली के साथ उसके ससुराल में माइंड गेम खेली जा रही है और उसे मानसिक रोगी की पदवी से अड़ोस पड़ोस में बदनाम करके उसकी और मिलिंद जीजू की जोड़ी को तोड़वाना चाहते हैं। धीरज सुनते ही बोला, मुझे दुबे भाई का एड्रेस सेंड कर, मैं आधे घंटे में दुबे भाई के घर तुमसे मिलता हूँ। धीरज ठीक आधे घंटे बाद दुबे के घर पहुंचकर तीनों की बातों को सुनकर सारी घटनाक्रम को समझ चुका था। वो मिली की सेफ्टी को लेकर चिंतित हो उठा। मिलिंद से बोला, भाई मेरी बात का माइंड मत करना, रियली में आप बहुत अच्छे हस्बैंड, पर साथ में आपको जब पता है कि आपकी फैमिली नहीं चाहती कि आपकी भी फैमिली हो, घर संसार हो, तब आप उस घर को छोड़ क्यों नहीं देते? आप कहीं रेंट पर लो और दोनों लवर्स अपनी प्यार की दुनिया बसाओ, उन सबको सड़ने दो वहाँ। मिलिंद बोला, पर माँ उस घर को छोड़कर मेरे साथ नहीं आएंगी, माँ की वजह से मैं थोड़ा हेल्पलेस हूँ। धीरज गंभीर आवाज़ में बोला, मिलिंद भाई, कल मैं आपके घर आना चाहता हूँ और उस समय आना चाहता हूँ जब आपकी फैमिली के सारे लोग, मेरा मतलब तुम्हारा भाई, भाभी और माँ से है, एक साथ मुझे मिल सके। मिलिंद बोला, धीरज भाई कल संडे है, भाई की कल छुट्टी होती है, भाभी हाउसवाइफ है, माँ तो घर पर ही होती है। धीरज कुछ सोचकर बोला, जिस प्रकार से तुम्हारे और मिली के साथ जो भी एक के बाद एक घटनाएं हो रही हैं, वह एकदम से तुम्हारे कहने से तो मुझसे मिलने वाला नहीं है। जब वो सोनू से चिढ़ता है तो मुझसे भी चिढ़ेगा, इसलिए मैं मिली का भाई और तुम्हारा साला बनकर तो नहीं मिल सकता और ना वो दोनों मुझसे मिलेंगे। दुबे और मिलिंद सोच में पड़े थे कि बात तो धीरज से ही कह रहा था। सोनू बोला, एक आइडिया है, थोड़ा बच्चों जैसा और साथ में रिस्की भी है। तीनों सोनू को घूरते हुए एक साथ बोले, पहले बता तो सही। सोनू कान पकड़ते हुए, धीरज भाई, आप इंक्वायरी करने के बहाने से सीआईडी या सीबीआई डिपार्टमेंट का जासूस बनकर पहुंच जाओ। सुनकर धीरज हंसते हुए बोला, मैं जिस पेशे से बिलोंग करता हूँ उसमें तो हमें पेशेंट की ट्रीटमेंट के लिए अनेक किरदार निभाने पड़ते हैं। तो ठीक है, मैं मिलिंद जी आपके घर कल आता हूँ, पर थोड़ा गेटअप मेरा चेंज होगा, क्योंकि फ्यूचर में वो मुझे जब मिली के भाई के रूप में देखे तो उसे कोई शक ना हो। मिली, मिलिंद, धीरज और सोनू ने दुबे के यहाँ ही लंच किया। दुबे बोला, धीरज भाई, आप मिलिंद के घर जाकर भाई, भाभी और माँ से क्या बात करोगे? धीरज ने शांत आवाज़ में बोलना शुरू किया, मैं हिप्नोटाइज थेरेपी द्वारा उनसे उन बातों का पता लगाने की कोशिश करूँगा कि वो मिली और मिलिंद के साथ जो माइंड गेम खेल रहे हैं वो उसको किस सीमा तक ले जाने की सोच पर बैठे हैं। सोनू चहकता हुआ बोला, धीरज भाई, आप ये पता लगाना चाहते हैं कि वो अनारकली और सलीम को मुगले आजम फिल्म की तरह कोई ट्रेजिडी एंड तो करना नहीं चाहते हैं? धीरज स्माइल करते हुए, शाबाश, बच्चे ने सही गेस किया। दुबे बोला, धीरज भाई, इन कैमरों का इस्तेमाल अब करना चाहिए या नहीं? धीरज, इन कैमरों द्वारा तो उनका इकबालिया बयान का सबूत हमारे पास मौजूद होगा और मिलिंद को देखते हुए कल तुम्हें एक ऐसा आईना दिखेगा जिसमें तुम्हें
सबके असली नकली चेहरों के दर्शन होंगे और फिर तुम अपने और मिली के लिए कोई ठोस स्टेप उठा पाओगे। धीरज, तुम्हारे मोबाइल में तुम्हारी चारों बहनों की पिक्चर हो तो उसे मेरे नंबर पर सेंड कर दो। मिलिंद ने सिर हिलाते हुए अपनी चारों बहनों की फ़ोटो धीरज को सेंड कर दी। धीरज मिलिंद से पूछकर सबकी फ़ोटो के नीचे नाम भी टाइप करता जा रहा था। कुछ सोचकर, चाहे कल कोई भी इंसिडेंट हो, मैं तुम्हारे घर कल ही आने वाला हूँ। मुझे भी कोई ऐसा कैमरा दो जिसके द्वारा मैं रिकॉर्ड किए हुए वीडियो से मिलिंद को देखते हुए तुम्हें विश्वास दिला पाऊँ। नहीं तो हो सकता है कि तुम मुझे मिली का वेल विशर समझकर मेरी बातों पर भरोसा ही ना करो। दुबे बोला, धीरज भाई, क्या आप सबको अलग अलग बुलाकर हिप्नोटाइज करोगे? वो नहीं माने तो? धीरज स्माइल करते हुए शांत आवाज में बोला, ग्रुप हिप्नोटाइज का नाम सुना है? फिर उसको ट्राई करूँगा। हाँ, एक बात और, कल घर की डोर बेल बजनी नहीं चाहिए। मिलिंद बोला, ठीक है धीरज भाई। सोनू धीरज को देखते हुए, फिर कल जो हम शेरू की एंट्री करवाने वाले थे उसको ना करवाएं? धीरज, उसकी एंट्री भी यार मेरे घर पहुंचने से पहले या फिर बाद में करा लेना। शेरू के घर में एंट्री एक सेफ्टी बैंड का काम करेगी। दुबे ने कैमरे वाला सूटकेस खोला और एक बटन कैमरा और रिस्ट वॉच टाइप मोबाइल अटैच कैमरा धीरज को देते हुए बताया कि ये कैसे यूज़ करना है। दुबे बोला, हम चारों जितने भी कैमरों का यूज़ करेंगे उसका लिंक सबके मोबाइल और लैपटॉप पर लिंक मैं अभी कर देता हूँ, ताकि हम चारों कहीं भी हों हमें सारी सिचुएशन और स्टोरी हमारी नॉलेज में रहे। हिप्नोटाइज थेरेपी के बारे में मैंने कुछ नॉलेज गूगल से ली थी और कुछ कहानी को रोचक बनाने के लिए काल्पनिक शक्ति का यूज़ किया है। ऐसे ही कैमरों में भी कुछ हद तक काल्पनिक तथ्यों का सहारा लिया गया है। मिलिंद, सोनू और धीरज दुबे और उसकी फैमिली से विदा लेते हुए अपने अपने घर रवाना हो चुके थे। मिलिंद ने अपने घर के आगे गाड़ी रोकी, जिसकी आवाज़ सुनते ही माँ शांति देवी ने फटाफट गेट खोल दिया। मिली और मिलिंद घर के अंदर आ चुके थे। तभी मिलिंद की भाभी विमला अपने रूम से अजीब सी स्माइल करते हुए बाहर आई और मिली से बोली, तो कल तूने सच में बड़ा भद्दा मजाक किया था, या तुझे कोई मेंटली प्रॉब्लम तो नहीं है जिसका ट्रीटमेंट कराने दोनों मियाँ बीबी ऑफिस जाने का बहाना बनाकर सुबह सुबह ही फूट लिए? मिलिंद और मिली समझ चुके थे कि जरूर ऑफिस फ़ोन करके इनकी जासूसी की गई है। मिलिंद हंसते हुए, क्या भाभी, आपने हमारी रोमांटिक डेट का मजा किरकिरा कर दिया। मिली मस्ती में गाना गुनगुनाती हुई मिलिंद का हाथ पकड़े सीढ़ियाँ चढ़ती हुई ऊपर आ गई। विमला अपनी सास शांति देवी को देखते हुए, देखा, चिड़िया के पंख उगाए हैं, अब महारानी ऐसे ही आसमानों पर उड़ा करेंगी और तुम बैठे बैठे शांति पाठ करती रहना। शांति देवी चुपचाप अपने रूम में जा चुकी थी। बिमला भी कोई जवाब ना पाकर झल्लाती हुई अपने रूम में जा चुकी थी। मिलिंद दोनों हैप्पी मूड में रात के खाना बनाने में एक दूसरे की मदद करते रहे थे। खाना बनते ही मिलिंद फटाफट खाना माँ को दे आया था। मिलिंद ने भी रूम में अपना खाना खाने का काम फिनिश किया। तभी माँ शांति देवी का फ़ोन आ गया। वो मिलिंद संग कॉफ़ी पीने की इच्छा जाहिर कर रही थी। मिलिंद ने मिली से पूछा, तुम कॉफ़ी पियोगी? तो तुम्हारे लिए भी बना देता हूँ। मिली ने कहा, नहीं आप बैठो, मैं आपके लिए और मम्मी जी के लिए बढ़िया सी हार्ड कॉफ़ी कर लाती हूँ। मिली किचन से 2 कप कॉफ़ी बना कर ले आई थी। मिलिंद ने कॉफ़ी के 2 मग ट्रे में रखते हुए बोला, यार कॉफ़ी तो बहाना है। एक्चुअली जब माँ किसी बात को लेकर परेशान होती है तो वो ऐसे ही मेरे साथ कॉफ़ी पीकर मेरे साथ थोड़ा समय बातचीत करके अपना मन हल्का करती है। मिलिंद ने मिली को चिंता से देखते हुए कहा, या तो तुम भी मेरे साथ नीचे चलो या मैं रूम को बाहर से लॉक कर जाता हूँ। मिलिंद ने लॉक वाले ऑप्शन को मान लिया। मिलिंद ने कुछ सोचते हुए बटन कैमरा अपने सर पर सेट किया और अपना मोबाइल हाथ में लेता हुआ रूम को बाहर से लॉक किया। नीचे माँ शांति देवी के रूम में कॉफी की ट्रे लेकर पहुंच गया। शांति देवी अपने बेड पर चिंता मग्न बैठी हुई थी। मिलिंद घबराते हुए बोला, माँ आपकी तबीयत तो ठीक है? शांति देवी उदास होकर बोली, जब मेरी तबीयत खराब होगी क्या तभी तू मेरे पास आएगा? मिलिंद स्माइल करते हुए प्यार से बोला, नहीं मेरी भोली माँ, ऐसा नहीं है, लो पहले आप अपनी बहू के हाथों की बनी हॉट कॉफी का मजा लीजिए। शांति देवी ने कहा, पहले बेटा तू मेरी दवाइयों वाले बॉक्स से मुझे सर दर्द की कोई गोली ढूंढ कर दे, पहले उसे पानी के साथ लूंगी, फिर तेरे साथ 10-20 मिनट बातें करते हुए काफ़ी का मजा लूंगी। मिलिंद उठकर दवाइयों वाले बॉक्स में से पेन किलर की टैबलेट माँ को पानी के साथ देते बोला, लो पहले इसे खाओ और फिर काफ़ी पीते हैं,
अगर आराम नहीं मिला तो मैं आपके सिर की सरसों के तेल से मालिश भी कर दूंगा, जिससे आपको आराम भी मिलेगा और अच्छी नींद भी आएगी। शांति देवी ने काफ़ी ख़त्म करते हुए बोला, नहीं, मैं अब थोड़ा अच्छा फील कर रही हूँ। फिर कुछ रुआसी सी आवाज़ में बोली, आज तेरे पिताजी की बहुत याद आ रही थी बेटा, इसलिए थोड़ा मन हल्का करने के लिए तेरे साथ बैठकर कॉफ़ी पीने की इच्छा हो आई थी। मिलिंद अपने आप को दो हिस्सों में बटा हुआ महसूस कर रहा था। एक और तो वो अपनी माँ शांति देवी के पास थोड़ी देर और बैठकर उनको अच्छी फीलिंग देना चाहता था, और दूसरी ओर उसकी मिली की भी चिंता सताने लगी थी, जो ऊपर रूम में अकेली थी और वो रूम को बाहर से लॉक भी कराया था। कुछ सोचकर मिलिंद बोला, मैं मिली को भी नीचे ले आता हूँ, फिर माँ तीनों खूब सारी बातें करेंगे। शांति देवी हंसकर बोली, अच्छा अब तू जा, मैं भी अब थोड़ी देर में सो जाने वाली हूँ। मिलिंद ने खाली मग की ट्रे रखे और माँ के गले मिलता हुआ ऊपर आ गया। मिलिंद ने लॉक खोलकर रूम के अंदर आ चुका था। उसने देखा मिली मैडम तो बड़े मजे से सोई पड़ी थी। मिलिंद भी मिली के साथ बेड पर लेट चुका था। उसको भी लेटते ही नींद आने लगी थी। मिली और मिलिंद दोनों गहरी नींद में सोए पड़े थे। सोते हुए मिली को लगा जैसे उसको किसी ने उछाल कर बहुत जोर से उसके पेट पर मारा है। मिली दर्द से तड़प उठी। उसने जैसे ही आँख खोली तो उसको उसकी चीख निकल गई। साथ में सोया हुआ मिलिंद आंख बंद किए बड़ी अजीबोगरीब अंदाज में अपनी बॉडी को ऊपर नीचे कर रहा था। उसके हाथ और पैर टेढ़े मेढ़े से होकर हिले जा रहे थे। मिली को कुछ नहीं सूझा। उसने रूम का दरवाज़ा खोला और मम्मी जी चिल्लाती हुई नीचे अंधेरे में डूबी हुई गैलरी को पार करके अपनी सास शांति देवी का रूम में जा पहुंची। शांति देवी ने मिली की आवाज़ सुन ली थी। वो घबराती हुई बाहर आकर बोली, क्या बात है बेटा? मिली रोते हुए बोलती जा रही थी, मम्मी जी उनको कुछ हो गया है, जल्दी से ऊपर चलिए। तभी मिली के जेठ जिठानी और उसके दोनों बच्चे भी आ पहुंचे थे। मिली की बात को सुनते ही सब ऊपर रूम की तरफ दौड़ पड़े। मिली रोती हुई सी भागती हुई उनके पीछे पीछे रूम में आ चुकी थी। मिलिन के मुंह से सफ़ेद झाग सा निकल रहा था, जिसे देखते ही बिमला बोली, अरे इसे तो लगता है मिर्गी का सा दौरा पड़ा है। मिली अपने जेठ को देखकर बोली, भाई साहब पड़ोस के डॉक्टर अंकल को बुला दीजिए। तभी मिलिन लड़खड़ाता सा खड़ा होने की कोशिश कर रहा था, जिसे देखते ही ज्ञान एकदम मिलिंद के पास आकर उसे थाम चुका था। तभी मिलिंद ने जोर से आवाज़ करते हुए उल्टियाँ करनी शुरू कर दी। साथ में वो खड़े खड़ी पॉटी और बाथरूम भी कर चुका था। पूरा रूम अजीब से गंध से भरा हुआ था, जिसे देखकर माँ शांति देवी सदमे से सोफे पर बैठ चुकी थी। बिमला अजीबोगरीब मुंह बनाकर बोली, मिली बेटा, ऐसा क्या खा लिया मिलिंद ने रोमांटिक डेट पर, जो इसकी ऐसी हालत हो गई? मिलिंद की उल्टियां पॉटी और बाथरूम करने से रूम में अजीब सी बदबू फैलने लगी थी। मिलिंद जो अब पूरी तरह जागृत अवस्था में आ चुका था, वो शर्मिंदगी से बोला, प्लीज़ मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ, आप सब अपने अपने रूम में जाइए और सो जाइए। मिली है ना, वो मुझे देख लेगी। बड़ा भाई बाहर जाकर बाल्टी और पोछा ले आया था, और वो बिना किसी हिचक के फर्श पर से उल्टी पॉटी बाथरूम को फुर्ती से साफ करते बोला, मिली बेटा, तुम तब तक मिलिंद के लिए कोई नाइट ड्रेस निकाल लो। मिली जो अभी कुछ भी सोचने समझने की शक्ति में नहीं थी, वो चाबी वाले खिलौने की तरह जो भी उसे जैसा करने के लिए बोलता, वो बस उसे फॉलो करने में लगी पड़ी थी। और साथ में मिली की ड्रेस पर लगा कैमरा भी सब कुछ फॉलो कर रहा था। सोनू को अपनी बहन मिली की चिंता की वजह से नींद नहीं आ रही थी। वो ये सोचकर भी दुखी था, मिली के स्टेटस के बारे में उसके माता पिता बिल्कुल अनजान थे। अगर मिली के साथ कोई भी अनहोनी हो गई तो वो जीते जी मर लेंगे। सोनू ने मिली और अपने जीजू का स्टेटस जानने के लिए अपना लैपटॉप ऑन किया। जो भी मिली और मिलिन के बटन कैमरे ने वीडियो रिकॉर्ड किया था, उसके माध्यम से सोनू मिलिन के लेटेस्ट अपडेट ले चुका था। उसने कुछ सोचकर दुबे और अपने भाई धीरज दोनों को बारी बारी से फ़ोन मिला दिया। दुबे और धीरज दोनों ने सोनू का फ़ोन देखते ही उठा लिया। सोनू वीडियो कॉल पर दोनों से बात करके उनको मिली और मिलिन का लेटेस्ट अपडेट बताता हुआ रोने लगा। दुबे भी सुनकर बोला, मिलिंद ने ऐसा कुछ खाया ही नहीं। दोपहर का लंच और जो भी नाश्ता किया था वो हम सब ने एक जैसा खाया था, और उसके बाद रात का डिनर भी दोनों ने मिलकर बनाया और साथ खाया। किसी को भी कुछ भी मिला पाने का किसी को टाइम भी कब मिला? धीरज शांति से बोला, आप दोनों कॉफ़ी का जिक्र करना भूल गए हो, जो मिलिंद ने अपनी माँ शांति देवी के साथ बैठकर पी थी। धीरज बोला, मिलिंद भाई का ज्ञान केमिस्ट शॉप पर काम करता है, जाहिर है उसे मेडिसिन की नॉलेज भी अच्छी खासी होगी। उसने माँ शांति देवी के थ्रू
मिलिंद के कॉफ़ी में ऐसी मेडिसिन मिलवा दी थी जो पहले पेट में गैस का फवारा बनाती हुई पेट की सारी गंदगी को पॉटी और उल्टी के जरिए बाहर निकालती है। ये मेडिसिन तब दी जाती है जब कोई पेशेंट कोई जहर खा लेता है या कोई उसे खिला देता है। दुबे सीरियस होकर धीरे से बोला, भाई ऐसा तो मिलिंद अपनी मैरिड लाइफ कभी शांति से स्टार्ट ही नहीं कर सकते। धीरज शांति से ठंडी आवाज में बोला, मैंने थोड़ा सा तो गेस कर लिया है कि इनका उद्देश्य क्या है। वास्तव में मिलिंद दोनों के साथ माइंड गेम खेली जा रही है। मिलिंद को विश्वास दिलाया जा रहा है कि उसकी बीवी दिमागी मरीज है जो कभी भी किसी भी बात पर अपनी जान लेने के साथ दूसरों की भी जान ले सकती है। मिली को भी ऐसे काल्पनिक इमेजेस रियल में दिखाए जा रहे हैं जिसका जिक्र वो जिसके भी सामने गलती से भी कर बैठी तो उसे मानसिक बीमारी से पीड़ित मानकर लोग उसे पागल ही कहेंगे। दुबे बोला, पर भाई हम लोग तो जानते हैं। धीरज बोला, हाँ ये एक अच्छी बात हुई कि तुमने समय पर मिली को बटन कैमरा लगा दिया था, नहीं तो हम जैसे न्यूरोलॉजिस्ट भी अगर हमारे पास ऐसा केस आता है तो पेशेंट की बात पर कम घर वालों की बात पर भरोसा करके ट्रीटमेंट करने लगते हैं। सोनू जो काफ़ी देर से दुबे और धीरज के डिबेट को सुन रहा था खिसिया कर बोला, तो अब कल का क्या प्रोग्राम है। जीजू और मिली को देखकर कहीं से नहीं लग रहा है कल वो हमें कोई भी या कैसे कोऑपरेट कर पाएंगे। धीरज बोला, कल का दिन बिल्कुल बेस्ट दिन है। मिली और मिलिंद की कंडीशन को देखकर वो सोच भी नहीं सकते कि मिलिंद और मिली मिलकर उनके खिलाफ कोई प्लान बनाकर उसकी शुरुआत कल से ही करने वाले हैं। मिलिंद को देखने के बहाने तुम दोनों का आना किसी को भी खटकने वाला नहीं है। तुम दोनों शेरू को लेकर आगे पीछे एंट्री करना और फिर मैं चोरी की तहकीकात के बहाने उनसे पूछताछ करता हुआ कब अपनी मैजिकल हिप्नोटाइज थेरेपी का इस्तेमाल करके उनके चेतन माइंड को अपने बस में करके उनके अचेतन माइंड से सब कुछ उगलवा कर उनका जुर्म और उसकी दास्तान का इकबालिया बयां भी ठंडी हंसी हंसते हुए तीसरी आंख द्वारा ले लूंगा। दुबे बोला, हाँ धीरज भाई आप कह तो सही रहे हो। कल का दिन फिर तय रहा। सोनू जो कि चुप था वो दोनों को देखकर बोला, धीरज भाई वो लोग हमारी उम्मीद से ज़्यादा स्मार्ट है, कल कोई गड़बड़ ना हो जाए। धीरज शांति और ठंडी आवाज में बोला, सोनू मेरे भाई ऐसे स्मार्ट लोग अक्सर ओवर कॉन्फिडेंस में जोश में होश खो डालते हैं। अगर कल का गोल्डन चांस हमने छोड़ दिया तो पता नहीं कब मैं उनके असली मुखौटे मिलिंद के सामने ला पाऊंगा। कहीं हमारी जरा सी लापरवाही मिली या मिलिंद के साथ कोई अनहोनी ना कर दे, बाद में सिवाय पछताए के कुछ नहीं रहना है। दुबे सोनू से बोला, भाई हमारे अनारकली और सलीम का लेटेस्ट अपडेट बता। दोनों रूम में अकेले हैं तो उन दोनों लव बर्ड्स को बता दे कि हम उन दोनों के साथ फॉरएवर हैं। सोनू ने अपना लैपटॉप जो कि ऑन ही था उसको देखते ही बोला, हाँ दोनों अब रूम में अकेले बैठे हैं और गले मिलकर रोते हुए एक दूसरे को मैं हूं ना जैसे एक्सप्रेशन दे रहे हैं। दुबे और धीरज सोनू के बताने के अंदाज से स्माइल करते हुए बोले, ठीक है अब मिली या मिलिंद जिसका भी फोन मिले उन दोनों मासूमों को भी ग्रुप में लिंकअप कर। सोनू ने ओके कहकर पहले मिली को ही फोन मिलाया। उस वक्त सुबह के 5 बजने वाले थे। मिली ने सोनू का फोन देखते ही उठा लिया। अब मिलिंद सोनू दुबे और धीरज सब एक दूसरे के आमने सामने बैठे वीडियो कॉल पर आज की मीटिंग का एजेंडा रख चुके थे। दोनों मिलिंद ओके की हरी झंडी दिखा चुके थे, पर मिलिंद अभी तक शौक था कि क्या उसकी भोली माँ शांति देवी जो अपनी उम्र के आखिरी पड़ाव पर है वो ऐसा काम कॉफी में मेडिसिन मिलाकर पिलाना कर सकती है। धीरज जो कि फेस के एक्सप्रेशन से ही सामने वाले का दिल का हाल जान लेता था मिलिंद को देखते हुए बोला, मिलिंद जी कुछ लोगों के ब्लड ग्रुप में प्लस और माइनस आता है और कुछ नेगेटिव विचारों के लोगों में केवल अपना हित सर्वोपरि जैसा एटीट्यूड होता है जो अपने फेस पर बचपन से बुढ़ापे तक अपनेपन का मुखौटा लगाए तब तक आपको जोक की तरह चूसते रहेंगे जब तक आपका अस्तित्व जिंदा है। दुबे बोला, धीरज भाई इसका मतलब सोनू और मुझे शेरू के साथ आपके आने से पहले पहुंचना होगा क्योंकि बाद में आकर हम आपके काम में डिस्टर्ब नहीं कर सकते। धीरज स्माइल करता हुआ गंभीर और ठंडी आवाज में बोला, जब तुम दोनों एंट्री कर लोगे तो मुझे मैसेज या मिस कॉल मार देना। तुम्हारी एंट्री के 15-20 मिनट बाद मेरी एंट्री होनी है। मिलिंद को देखते हुए आपके घर के खलनायकों ने मिली को लाफिंग बुड्ढा दिखाया था। मैं अपने साथ तुम्हारी चारों बहनों के मुखौटे बनवा कर
ला रहा हूँ। जब मैं तुम तीनों को इशारा करूँगा, मेरे बैग में से वो मुखौटे तुम तीनों बारी बारी से पहनकर बैठना। धीरज उबासियां लेते हुए सीक्रेट स्टाइल में बोला, कल तुम्हारे घर में एक और फैमिली मीटिंग होने वाली है, जिसमें तुम मुखौटे पहने हुए शामिल हो गए। मिलिंद को देखते हुए, तुम समझ गए कि मैं कहना क्या चाहता हूँ? दुबे, सोनू, मिलिंद भी धीरज का आशय समझ आश्चर्य की नगरी में गोता खा रहे थे। सोनू एक्साइटेड होकर बोला, धीरज भाई, ये थेरेपी मुझे भी सीखना है। धीरज सोनू को देखते हुए बोला, बच्चे, ये एक साधना है, विज्ञान है, जिसका प्रयोग केवल मानव कल्याण की भावनाओं को ध्यान में रखकर किया जाता है। तू सिविल सर्विस की तैयारी कर और काबिल सीआईडी ऑफिसर बन। सबके फेस पर थकावट थी। सबने एक दूसरे को ओके मिलते ही कहकर फोन रख चुके थे। मिलिंद, मिली, सोनू दुबे और धीरज, इन सबकी आंखों से नींद गायब हो चुकी थी। एक ऐसी जंग का बिल्कुल बजाना था जिसका अंत सबके हित में ही हो, क्योंकि जिनसे जंग लड़नी थी वो अपने थे, जो अपने स्वार्थ और मतलब का नकाब छुपाए हुए अपनेपन का मुखौटा लगाए हुए थे। मिलिंद को अपने शरीर से स्मेल आ रही थी और मिली उससे ऐसी लिपटी पड़ी थी जैसे उसमें से फूलों की खुशबू आ रही हो, जिसकी सुगंध से मिली मदहोश हो रही थी। मिलिंद ने मिली को कंधा मारते हुए कहा, यार, मैं तो पहले नहा कर आता हूँ, तुम कुछ अच्छा सा बना लो, रात को तो सब खाया पिया निकल चुका है। मिली ने हंसते पूछा, अच्छा क्या खाएंगे? मैं वही बना देती हूँ। मिलिंद ने कहा, कुछ हल्का फुल्का पर अच्छा। मिलिंद ने कहा, ठीक है, मैं फिर पोहे बना लेती हूँ। आपके रात को जैसी भी तबीयत खराब हुई हो, उसको देखते हुए पोहे बेस्ट ऑप्शन है। मम्मी जी को भी पोहे पसंद है। आप नहा कर आएंगे तब तक पोहे रेडी हो जाएंगे। मिलिंद ओके करके पहले तो टॉवेल लेकर बाथरूम में घुस चुका था और फिर उल्टे पैर ही वापस आकर बोला, मिली, तुम भी मेरे साथ ही नहाने चलो, हमें अभी एक दूसरे को अकेले नहीं छोड़ना है। मिली पहले तो शर्म से पिंक पिंक हो गई। मिलिंद उसके एक्सप्रेशन देखकर मस्ती में बोला, अरे सिर्फ नहाने जाना है। मिली ओके कहते हुए अपनी अलमारी खोलकर अपने पहनने के लिए सूट और टॉवेल ले आई थी। मिली ने अपने रूम और किचन को लॉक किया और फिर मिली के साथ बाथरूम में नहाने घुस चुका था। मिली और मेरी नहाकर तैयार होकर अपने अपने अस्त्र शस्त्र यानी बटन कैमरा अपने पहने हुए कपड़ों में फिट कर चुके थे। मिली मिलिंद दोनों ने झटपट मिलकर चाय और पोहे का नाश्ता तैयार कर लिया था। मिली और मिलिंद अपने रूम और किचन को लॉक करके माँ शांति देवी को चाय और पोहे का नाश्ता देने एक साथ ही नीचे उतरे। मिलिंद को ऊपर नीचे की डोर बेल का कनेक्शन भी खराब करना था। मिली मिलिंद को एक साथ नाश्ते की ट्रे लिए ही देखते ही शांति देवी प्यार से बोली, मिलिंद बेटा, मुझे फोन कर देता तो मैं ऊपर ही आ जाती। फिर कुछ सोच कर बोली, अब तेरी तबीयत कैसी है मेरे कान्हा? मिलिंद ने उदासी से बोला, हाँ माँ, जब तक तेरे आशीर्वाद का हाथ मेरे ऊपर है मुझे क्या होना। सुनकर शांति देवी पहले तो हैरान हो गई, फिर एकदम से अपने लविंग एक्सप्रेशन से बोली, मेरे कान्हा को मेरी भी उम्र लग जाए। मिली अपनी सास से बोली, लीजिए मम्मी जी, पहले आप नाश्ता कर लीजिए, नहीं तो ठंडा होने पर खाने का मजा चले जाना है। शांति देवी ने ट्रे अपने बेड पर ही रख ली थी और वो अपनी बूढ़ी कंजी आंखों से नाश्ता करते हुए मिलिंद का एक्सरे भी कर रही थी। मिलिंद मौका देखकर दोनों डोरबेल खराब कर चुका था। शांति देवी का नाश्ता फिनिश होने पर दोनों लव बर्ड्स भी ऊपर रूम में आकर अपना नाश्ता कर चुके थे। लक्ष्मी आंटी भी काम करने आ चुकी थी। वो अपने साथ अपनी बहू को भी लाई थी और दोनों सास बहू झटपट ऊपर नीचे का काम खत्म करके निकल चुकी थी। मिली ने अपने रूम को अच्छे से सेट कर दिया था, तभी सोनू का फोन आ गया। वो मिली से कह रहा था, वो मिली स्पेशल नाश्ता लेकर आ रहा है, कुछ भी रेडी मत करना, हम सब वही खाएंगे। मिली ने सोनू को प्यार से मना करते हुए बोला, नहीं सोनू, तुम्हें पता है कि रात को मिलिंद की तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी, इसलिए मैंने पोहा बनाया था और कुछ एक्स्ट्रा भी बना लिया है, तुम भी मिली स्पेशल पोहा खाना। सोनू हंसते बोला, बल्ले बल्ले, फिर तो आज मज़ा ही आ जाना है। मैं बस थोड़ी देर में ही घरौंदे में एंट्री करने वाला हूँ। सोनू अपने एक्टिवा के साथ पधार चुका था। मिली के साथ शांति देवी गेट खोलकर ही खड़ी थी। सोनू ने उनको देखते ही आदर से चरण स्पर्श किए। देवी ने भी प्यार से आशीर्वाद की झड़ी लगा दी। सोनू शांति देवी से पूछता हुआ कि अब मिलिंद जीजू की तबीयत ठीक है? उनका जवाब हाँ में सुनने के बाद गैलरी में से निकलता हुआ सीढ़ियाँ चढ़ते हुए मिली मिलिंद के रूम में एंट्री कर चुका था। मिली सोनू को देखते ही इमोशनल होकर उसे लिपट गई। सोनू भी इमोशनल हो रहा था, पर वो अपने को कंट्रोल करके मिलिंद से गर्मजोशी से हाथ मिलाता हुआ बोला, चहकता हुआ बोला, जीजू,
आप तो झक्कास लग रहे हो। मिली को शरारत से देखते हुए बोला, मिली यार, जीजू को काला टीका तो लगा देना, नहीं तो मेरी ही नजर लग जानी है। मिली मिलिंद सोनू की कॉमेडी सुनकर हंस पड़े। सोनू ने दुबे को फोन करके बता दिया था कि वो जीजू के घर पर ही बैठा है। दुबे भी 15 मिनट बाद अपनी कार में अपने लाडले स्मार्ट डॉग शेरू को भी मिलिंद के घर लेकर पधार चुका था। दुबे और शेरू को देखकर गेट पर खड़ी शांति देवी और विमला चौंक गई। विमला बोली, अरे आज तो बहुत बड़े बड़े चीफ गेस्ट आ रहे हैं हमारे देवर को देखने। दुबे ने स्माइल करते हुए हाथ जोड़ दिए। शेरू ने भी देखी अपने 2 पैरों पर खड़े होकर आगे 2 पंजे को जोड़कर नमस्ते जैसा साइन जब बिमला और शांति देवी को दिया तो बिमला बोली, दुबे भाई आपका डॉग तो बहुत समझदार है। दुबे ने शांति देवी के पैरों को झुककर छूता हुआ बोला, आंटी जी अब मिलिंद की तबीयत कैसी है? वो तो कुछ बताता नहीं है। वो तो मैंने अचानक फ़ोन कर दिया और मिली की बातों से मुझे पता चला कि रात को मिलिंद की तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी। रहा नहीं गया इसलिए देखने चला आया। शांति देवी मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा किया, दोस्त यार के साथ बातचीत करने से तो मिलिंद ने खुश हो जाना है। दुबे और शेरू भी मिलिंद के रूम में पधार चुके थे। शेरू मिलिंद, मिली और सोनू को देखकर पूछ हिलाते हुए बारी बारी से उन तीनों से हेलो करता हुआ अपने विशाल अस्तित्व के साथ दुबे के साथ ही सोफे पर विराजमान हो चुका था। जब बुराई हद से ज़्यादा बढ़ जाती है तो अच्छाई की मदद करने के लिए भगवान भी अनेक रास्ते निकाल ही देते हैं। मैं बात कर रही हूँ मिलिंद और मिली के उन मददगारों की जो निस्वार्थ होकर केवल मिलिंद और मिली की लाइफ को हंसता मुस्कुराता हुआ देखना चाहते हैं। दुबे सोनू भी अपने अस्त्र शस्त्र यानी बटन कैमरे के साथ अटैच तैयार बैठे थे। धीरज को मैसेज द्वारा सोनू सारा स्टेटस बता चुका था। बस थोड़ी देर में ही धीरज की जबरदस्त एंट्री होने वाली थी। सोनू, दुबे, मिलिंद रूम का दरवाज़ा ओपन रख नॉर्मल टॉपिक पर बात करके अपना टाइम पास कर रहे थे। मिलिंद की भाभी कपड़े सुखाने के बहाने एक राउंड ऊपर का लगा चुकी थी। सोनू और मिली को बच्चों की तरह शेरू के साथ खेलते देख चिड़ी चिड़ी बोल ही पड़ी, बढ़िया है, रौनक लगी पड़ी है। सोनू ने भी मजा लेते हुए कहा, हाँ दीदी आप भी हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर लो। बिमला को ऐसे जवाब की उम्मीद नहीं थी। वो आर्टिफिशियल स्माइल करती हुई बोली, नहीं सोनू बेटा, आप और आपकी बहन ही मौज मस्ती करो, कहते हुए नीचे चली गई। धीरज ने मिली के ससुराल के आगे अपनी बुलेट खड़ी की और अपने साथ लाए हुए चमड़े के बैग को हाथ में पकड़े हुए पहले जानबूझकर डोरबेल बजाई और फिर गेट को खड़खड़ाते हुए रोबीली आवाज़ में बोला, दरवाज़ा खोलिए। शांति देवी अपने रूम में बैठी हुई थी जो गेट खड़खड़ाने से और धीरज की रोबीली आवाज़ सुनकर गेट को खोल चुकी थी। ज्ञान और उसकी बीवी बिमला भी गेट के पास पधार चुके थे। धीरज उन तीनों को रौब से देखते बोला, मैं क्राइम ब्रांच से आपके घर में हुई चोरी की वारदात के बारे में इंक्वायरी करने आया हूँ। ज्ञान सोचते बोला, वो केस तो मेरे भाई ने शायद क्लोज करा दिया था। धीरज रौब से ठंडी आवाज में बोला, आप मुझे घर में पहले एंट्री तो करने दीजिए। ज्ञान अचकचाया सा बोला, नहीं सर, मेरा ये मतलब नहीं था। प्लीज़ आप अंदर आकर बैठिए, मैं अपने छोटे भाई मिलिंद को भी बुला लेता हूँ। धीरज लोबिली शांत और ठंडी आवाज़ में अपने बैग में से फाइल निकालते बोला, आप प्लीज़ जल्दी से मिस्टर मिलिंद को भी बुला लें। घबराने की ज़रूरत नहीं है, हमारा डिपार्टमेंट आपकी हेल्प करना चाहता है, इसीलिए स्पेशल इंक्वायरी के तहत मैं आप सबकी स्टेटमेंट लेकर चला जाऊंगा। शांति देवी ने बिमला को देखकर बोला, जा बेटा मिलिंद को बुला ला। फिर धीरज को देखते ही बोली, मिलिंद मेरा छोटा बेटा है, कल रात को उसकी तबीयत खराब हो गई थी, उसको देखने के लिए उसका साला और उसके दोस्त भी आए बैठे हैं साहब जी। धीरज, कोई बात नहीं माता जी, आपके बेटे ने कोई जुर्म थोड़े ही किया है। तभी मिलिंद, दुबे और सोनू भी नीचे आ चुके थे। उन्होंने धीरज को देखा तो जो अपने रियल अवतार में ही नजर आया, जबकि उसने बोला था कि वो अपने वेश बदल कर आएगा। धीरज जो कि शांति देवी के रूम में सोफे पर अपने रोबीले व्यक्तित्व के साथ बैठा हुआ था, दुबे, सोनू और मिलिंद को देखते हुए बोला, तुम तीनों में से मिलिंद कौन है? मिलिंद आगे आकर बोला, सर मैं मिलिंद हूँ, ये मेरा साला सोनू है और मेरा फ्रेंड दुबे है। धीरज ठंडी आवाज़ में बोलते हुए, ठीक है आप लोग भी बैठ जाइए। ज्ञान और उसकी बीवी बिमला अपने रूम में जा चुके थे। धीरज अपनी फाइल को खोलते हुए बोला, हाँ मिलिंद जी, जिस दिन आपके रूम में चोरी की वारदात हुई आप कहाँ थे? मिलिंद जवाब देते हुए बोला, सर मेरी नई नई शादी हुई थी, मैं और मेरी वाइफ हम दोनों कुल्लू मनाली हनीमून के लिए गए थे। चोरी की खबर मुझे मेरी माँ शांति देवी जी ने दी थी। धीरज ने अपनी पैनी निगाहें शांति देवी पर जमाए हुए बोला,
अच्छा माता जी, आप मुझे बताइए कि आपको कब और कैसे पता चला कि आपके बेटे के रूम में चोरी हो चुकी है। शांति देवी शांत आवाज में बोली, मुझे तो मेरी बड़ी बहू बिमला ने बताया था। वो कपड़े सुखाने छत पर गई थी तो मिलिंद के रूम का ताला टूटा हुआ सबसे पहले उसी ने देखा था। धीरज ने कहा, माता जी, आप अपनी बड़ी बहू और बड़े बेटे को भी बुला लीजिए, उनसे भी पूछताछ कर लो। बिमला जो रूम के बाहर ही कान अटकाए खड़ी थी, एकदम रूम में एंट्री करते बोली, हाँ मैंने ही बताया था। धीरज ठंडी और शांत आवाज में बोला, मैडम जी, आप अपने हस्बैंड को भी बुला लीजिए, मुझे भी निकलना है। ज्ञान अपने आप ही रूम में आ चुका था। धीरज ने बिमला को देखते बोला, मैडम, क्या पीने के लिए एक गिलास पानी मिलेगा? मिलिंद शर्मिंदा होता हुआ बोला, सॉरी सर, मैं अभी पानी लेकर आता हूँ। बिमला मिलिंद को टोकते बोली, आप बैठो, मैं अभी लेकर आती हूँ। बिमला थोड़ी देर में ही एक ट्रे में पानी का गिलास रख कर ले आई थी। धीरज ने पानी पीकर बोला, इस घर में बच्चे नहीं हैं, ऐसा छोटा मोटा काम तो बच्चे फौरन कर डालते हैं। ज्ञान बोला, जी सर, मेरे 2 बच्चे हैं। आज संडे है तो वो कल रात से ही अपनी नानी के यहाँ घूमने गए हैं, शाम तक आएंगे। धीरज सोफे पर से उठता बोला, आप सब लोग प्लीज सोफे पर बैठ जाइए, और खुद चेयर पर जाकर बैठ गया। अब धीरज चेयर पर रूम के सेंटर में अपने रोबेले व्यक्तित्व के साथ बैठा हुआ था। ज्ञान, बिमला, शांति देवी एक साथ एक ही सोफे पर बैठे थे। मिलिंद दुबे और सोनू उनके सामने रखे सोफे पर बैठे थे, और बीच में विराजमान ग्रेट धीरज चेयर पर बैठा हुआ था। वो बड़ी गंभीरता में सबसे बारी बारी से सवाल करता और उनके जवाबों को अपनी फाइल में नोट करता जा रहा था। धीरज सवाल जवाब में ही अपना हिप्नोटाइज का मैजिक चला चुका था। अब बिमला, ज्ञान और शांति देवी तीनों धीरज के ऐसे सवालों का जवाब दे रहे थे जिसका चोरी का वारदात से कोई लेना देना ही नहीं था। धीरज ने अपने बैग को मिलिंद की तरफ सरका दिया था। मिलिंद ने धीरज के बैग को धीरे से खोला। उसमें उसकी चारों बहनों के कागज के बने मुखौटे रखे हुए थे। तीनों ने 3 मुखौटे तीनों बड़ी बहन वाले पहन लिए। चौथा मुखौटा जो छोटी बहन का था वो बाद में यूज करना था। अब दुबे और सोनू मुखौटा लगाए बैठे थे। ज्ञान, बिमला और शांति देवी जो धीरज के मैजिक हिप्नोटाइज थेरेपी की वजह से उसकी सभी बातों का जवाब देते जा रहे थे। धीरज ने मुखौटा लगाए हुए दुबे, मिलिंद, सोनू को देखते हुए बोला, मुझे आपकी बहनों के सामने ही आपसे सवाल जवाब करने थे। ज्ञान अपने तीनों बहनों को देखते बोला, छोटी लालची चालाक लोमड़ी तुम्हारे साथ नहीं आई? बिमला हंसते बोली, वो उस भोले भाई भाभी पर अपना स्पेशल लाड़ दुलार दिखाने गई होगी। ज्ञान अपनी तीनों बड़ी बहनों को देखते बोला, देखा, तुम्हारा भोला भाई पहले तो शादी ही नहीं करना चाह रहा था, और जब शादी की तो उस कल की आई छोरी पर लट्टू बना खूब मस्ती करता है, पैसे खर्च करता घूम रहा है। माँ शांति देवी अपनी कंजी आंखों से धीरज को देखते बोली, अभी मेरे कान्हा को इतनी जल्दी क्यों थी शादी की? आजकल तो 40 की उम्र के बाद ही शादी हो गए हैं। कुछ साल रुक जाता, जवान भांजे भांजियाँ बैठे हैं, उनके ब्याह शादी भात छोचक की जिम्मेदारी कौन लेगा? गांव की प्रॉपर्टी तो ये बड़ा पहले ही मिलिंद से धोखे से साइन करा कर डकार चुका है। तभी ज्ञान आंखों को लाल पीली करता हुआ बोला, मुझे अकेले न डकारी, तेरी चारों लोमड़ी जैसे चालाक खोपड़ियों वाली बेटियों ने मिल बांट कर डकारी है। मुझे फ्रंट पर आगे खड़ा किया हुआ है, खुद अच्छी बनी बैठी हैं। मिलिंद अपनी वैम्पायर फैमिली को देखकर दुखी हो रहा था। क्या अजब गजब परिवार था उसका, जो दौलत के नशे और अपने स्वार्थ में ही अपने खून को धोखा देने में लगे हुए थे। शांति देवी अपनी कंजी और बूढ़ी आंखों से सामने धीरज से आंख मिलाए हुए बोली, मैं तो यूं चाहती हूँ कि मिलिंद को कुछ भी नहीं होना चाहिए। हाँ, उसकी बेबी मिली को उसकी जिंदगी में नहीं रहने देना है। आदमी कोई उम्र बढ़ने पर बूढ़ा थोड़े ही होता है। 2-4 साल बाद कर ले शादी। मेरा भी बुढ़ापा आराम से कट जाना है। जब से शादी हुई है मेरे पास बैठने का समय भी नहीं है उसके पास। मेरे मुखौटे से अपनी माँ के असली चेहरे के दर्शन कर रहा था। वो दुखी होकर सोचने लगा, घर के बुजुर्ग तो घर की नींव होते हैं, पर नींव ऐसी हो तो इमारत को ढहने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। जिस घर का नाम पापा ने प्यार से घरौंदा रखा था वो तो टूटकर पता नहीं कब ढह चुका था। माँ शांति देवी और बड़ा भाई ज्ञान और उसकी बीवी तीनों धीरज की मैजिकल हिप्नोटाइज थेरेपी की वजह से अपने सामने बैठी प्रभा लाली और श्यामलता के मुखौटा लगाए हुए लोगों को रैली में प्रभा लाली और श्यामलता समझ जो बात नहीं भी करनी चाहिए थी, अपने जुर्म की दास्तान की कहानी ऐसे बयां कर रहे थे जैसे किसी टेप रिकॉर्ड में कैसेट डाल दी जाती है और फिर वो ऑटोमेटिक रिवाइंड और प्ले होती रहती है।
मिलिंद, दुबे और सोनू मुखौटा लगाए उनके असली रूप को देखकर अलग अलग गुस्से और दुखद सोच में स्टेचू बने बैठे थे। ऊपर रूम में मिलिंद का लैपटॉप खोल नीचे का सारा तमाशा देख किसी अशुभ और अमंगल होने वाली अनहोनी से डरकर फूट फूट कर रोने लगी थी। शेरू, जो मस्ती में सोफे पर विराजमान अपना फेवरेट कार्टून शो देख रहा था, वो मिली को रोते देख मिली के पास आकर उसके कंधे पर अपने आगे के दोनों पंजों को रखकर अपना सिर मिली के सिर से जोड़कर उसे सांत्वना देने की कोशिश करने लगा। मिली उस मासूम का निस्वार्थ प्यार देखकर उसे अपने बाहों में ले लिया, अपने आप को स्ट्रांग पाने लगी थी। मिली का रोना तो शेरू की वजह से बंद हो चुका था। मिली को भी चौथे मुखौटे को लगाने के लिए नीचे पहुंचना था, पर उसकी अब जरूरत ही नहीं थी, इसलिए शायद नीचे से सोनू द्वारा कोई मैसेज भी नहीं आया था। मिली सो का कुल होकर सोच रही थी, वो आज तक रेपिस्ट, खूनी, कातिल, मानव इंसान के अंगों की तस्करी और नरभक्षी इंसानों आदि को ही आधुनिक युग का वैम्पायर श्रेणी में लाती थी। पर घर में छुपे हुए ऐसे वैम्पायर जो कि अपनेपन के मुखौटे के पीछे अपने निजी स्वार्थ, रुपए, पैसे, प्रॉपर्टी के लालच में अपने ही परिवार के सदस्यों को दीमक की तरह खोखला करने में जुटे पड़े थे। मिली को ऐसा लग रहा था कि वो और मिलिंद अब बिछुड़ने वाले हैं। मिलिंद की वैम्पायर फैमिली उनको कभी एक साथ खुश रहने नहीं देगी। अगर वो साथ रहे तो उन दोनों के साथ कभी भी कुछ भी हो सकता था। मिलिंद मुखौटा लगाए अपनी वैम्पायर फैमिली के असली चेहरों से परिचित हो अपने ही दुखद ख्यालों में मग्न स्वयं से आत्मयुद्ध कर रहा था। क्या किसी को यकीन होगा, मेरा परिवार, जिसे मैं अपना सबसे बड़ा सुरक्षा कवच मानता था, वो सब मेरे अपने अपने निजी स्वार्थ, चंद रुपयों, पैसों और जायदाद की वजह से केवल अपनेपन का झूठा मुखौटा चढ़ाए कब से उसका जोक की तरह खून पी रहे थे। हजार बार मैंने स्वयं को समझाया कि मेरे अपने हैं, कोई पराये नहीं, और उनकी हर जायज़ नाजायज़ मांगों को पूरा किया है और सच्चे दिल से अपना मानकर इग्नोर ही करता आया हूँ। लेकिन मैं तो इनके लिए पैसा कमाने की मशीन बनकर रह गया हूँ। मिलिंद अपनी तुलना उस कोल्हू के बैल की तरह ही करने लगा, जो मरते दम तक कोल्हू से तेल तब तक निकलता रहता है जब तक उसकी मौत नहीं हो जाती। मिलिंद दुख से व्याकुल होकर सोचने लगा कि ऐसी जिंदगी जीने से अच्छा है वो खुदकुशी ही कर ले। पर इससे पहले उसे मासूम मिली को अपनी वैम्पायर फैमिली से बचाकर सही सलामत उसके घर छोड़ना होगा। वो उसके जाने के बाद किसी अच्छे से लड़के से शादी करके अपना सुखमय जीवन बिता सकती है। सोनू भी मुखौटा लगाए अपनी बहन मिली के ससुराल की खतरनाक वैम्पायर फैमिली को देखकर स्टेचू बन चुका था, पर उसका माइंड एक्टिव था, जो उसे चीख चीख कर कह रहा था, सोनू, तू अपनी मासूम प्यारी बहन मिली का हाथ अभी पकड़ और उसे इस घरौंदे रूपी पिंजरे से आज़ाद कराकर अपने साथ घर ले चल, जहाँ सब उसके अपने हैं, जो उसको सच्चे दिल से प्यार करते हैं। ये वैम्पायर फैमिली तो किसी भी हद तक जाकर मेरी बहन को या तो मेंटली प्रॉब्लम देंगे या उसे मार ही डालेंगे। फिर लोगों की जुबान पर यही न्यूज़ होगी कि बहू दिमागी मरीज थी, जिसने खुद ही अपने पागलपन में अपनी जान ले ली। दुबे का अपने भाई जैसे जिगरी यार की वंपायर फैमिली से आज ही असली परिचय हुआ था। वो समझ चुका था कि इस घरौंदे में उसका भोला प्यारा फ्रेंड और उसकी मासूम वाइफ मिली किसी भी तरह सेफ नहीं है। उसे आज अभी ही अपने फ्रेंड और उसकी वाइफ को इस वंपायर फैमिली से दूर करना होगा, नहीं तो ये वंपायर फैमिली अपने माइंड गेम और रिश्तों को शतरंज की तरह सह और मात का गंदा खेल पता नहीं कब तक खेलती रहेगी, जिसका एंड दुखद ही होना है। धीरज, जिसका पेशा ही ह्यूमन साइकोलॉजी को समझना और परखना था, वो शांति से हर पहलू को देख और समझ रहा था। उसने अपने सामने बैठे तीनों वंपायरों को हिप्नोटाइज थेरेपी की लास्ट डोज देते हुए अपनी शांत और ठंडी आवाज़ के मैजिक से कहा, तुम सबको गहरी नींद आ रही है, अब तुम सो जाओ। धीरज के इतना कहते ही तीनों वैम्पायरों की आंखें मूंदने लगी थी। धीरज ने दुबे, मिलिंद और सोनू को उनकी जगहों पर सुलाने के लिए बोला। धीरज का मतलब समझकर तीनों बारी बारी से उनको उन्हीं के बेडरूम पर ले जाकर लिटा दिया। अब मिलिंद का बड़ा भाई और उसकी बीवी दोनों अपने रूम के बेड पर सोए पड़े थे और माँ शांति देवी अपने रूम की दीवान पर सोई पड़ी थी। दुबे, मिलिंद, सोनू ने अपने चेहरे से वो नकली मुखौटे हटा दिए थे, जिनकी वजह से वो सबके असली चेहरे देख चुके थे। धीरज ने अपनी ठंडी और शांत आवाज़ में तीनों को देखते हुए कहा कि अभी इन तीनों शैतानों को कम से कम 2 घंटे से पहले होश नहीं आना है। तब तक हम सबको मिलिंद जी के रूम में बैठकर हम सबको आज
और अभी कुछ ऐसे अहम फैसले लेने होंगे जो सबके हित में हो। ऊपर रूम में मिलिंद, दुबे, सोनू, शेरू और धीरज एक साथ उपस्थित थे। मिलिंद ने फ्रस्ट्रेशन में अपनी आंखें बंद करके दोनों सिर को पकड़कर बैठी हुई थी। सोनू मिली और मिलिंद को देखकर बोला, जीजू, आप और मिली अभी इसी समय ये घर छोड़कर मेरे साथ चल रहा है। आपका एक घर और है जहाँ हमारे प्यार करने वाले मम्मी पापा हैं और आपका एक छोटा भाई और दोस्त भी है जो आप दोनों से बहुत प्यार करता है। सोनू धीरे से कहता है, भाई, इस वीडियो को पुलिस के हवाले करके इन क्रिमिनल माइंडेड वैम्पायरों को कड़ी सजा दिलवानी चाहिए। मिलिंद सोनू की बातों को सुनकर बोला, जिंदगी के तमाशे कभी खत्म नहीं होते मेरे यार। जिंदगी की कसौटी में मैंने अपना कहने वाले हर रिश्ते को परख लिया। कुछ पर चढ़ा पानी उतर गया और जो गैर थे उन्होंने अपने निस्वार्थ प्यार से मुझे अपनेपन का एहसास कराया। दुबे जो अपने यार मिलिंद के दुख से काफ़ी दुखी और उदास था, वो मिलिंद को देखता हुआ बोला, यार, अभी और इसी पल इस घर को छोड़। जो जगह मैंने तुझे तेरे ऑफिस के लिए ऑफर की थी वहाँ तू और मिली अपनी प्यार की नई दुनिया बसा और वहीं अपना ऑफिस भी बना ले। जब मिलिंद अपने ऑफिस स्टेटस को लेकर दुखी था तब दुबे ने उसे आइडिया दिया था कि उसने ऑफिस के सामने एक फ्लैट लिया है जो अभी फ़िलहाल खाली पड़ा है। उसे मिलिंद अपने ऑफिस के तौर पर यूज़ कर सकता है और उसका रेंट अपनी सहूलियत के हिसाब से जब पे करना हो कर दे। दुबे तो रेंट भी नहीं लेना चाहता था, पर उसका स्वाभिमानी दोस्त उसकी ऑफर मानने वाला नहीं था, इसलिए दुबे ने रेंट वाला पॉइंट भी जोड़ दिया था। तब मिलिंद किसी डिसीजन पर पहुंच नहीं पाया था और अब दुबे की बात को सोच और परखने में लगा पड़ा था। धीरज शांति से सबकी बातों को सुनते और समझते हुए अपनी शांत और इम्प्रेसिव आवाज़ में बोला, मिलिंद जी, आपकी सिचुएशन इस समय महाभारत के अभिमन्यु जैसी है। जिसे चक्रव्यूह के अंदर कैसे एंट्री करनी है ये तो पता था, पर उस चक्रव्यूह से बाहर कैसे निकलकर अपनी रक्षा करनी है वो भूल गया था, या उसे आता नहीं था। पर ये उसे चक्रव्यूह में घुसने से पहले पता था। उस वीर ने अपने प्राणों का बलिदान अपने प्यारे परिवार के हित के लिए किया था, जो उसका सदैव भला चाहते थे। पर आप तो आज के वो लकी अफनू हैं जिसे अपनी वंपायर फैमिली के चक्रव्यूह से बाहर निकलने के सारे रास्ते मालूम हैं। उसके साथ उसकी प्यार करने वाली सुंदर लविंग केयरिंग वाइफ है और साथ में हम भाइयों जैसे दोस्तों का साथ भी है। आप अगर इस घर में ये सोचकर रुकते हैं कि इससे आपकी वंपायर फैमिली का कोई हित होने वाला है, तो आपका और मिली का यहाँ रुकना उनके हित में कभी नहीं होना। वो अपनी शैतानी चालों को चलते क्रिमिनल माइंडेड बनकर एक दिन सब जेल यात्री जरूर बन जाएंगे। आपके जाने से वो सुधरते हैं या नहीं, ये हम वक्त रूपी अदालत पर छोड़ देते हैं। सोनू जो ध्यान से धीरज की बातें सुन और समझ रहा था, वो आवेश में आकर बोला, नहीं जीजू, आप इनको छोड़ना नहीं। इनके वीडियो पुलिस में दिखाकर इनको सख्त से सख्त सजा दिलवाना। धीरज सोनू की बातों को ध्यान से सुनकर बोला, बच्चे, उससे कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। ये बात की बातें हैं मिलिंद जी, अगर इन्हीं उलझनों में फंसे रहे तो ये कानूनी लड़ाइयाँ ही लड़ते रह जाएंगे और अपनी लाइफ के खूबसूरत पलों को खो देंगे। अंत में धीरज ने अपने स्पष्ट और तार्किक विश्लेषण देकर मिली और मिलिंद को घर छोड़कर चलने के लिए मना ही लिया। दुबे ने फ़ोन द्वारा सारे अरेंजमेंट कर दिए। थोड़ी देर में ही सामान उठाने वाला बड़ा टेम्पो आ चुका था, जिसमें ड्राइवर के साथ 4 लेबर भी थे, जिन्होंने आधे घंटे के अंदर मिलिंद के रूम और किचन का सामान पैक करके टेम्पो में रख दिया था। वो टेम्पो दुबे के फ्लैट पर जाने वाला था। खटर पटर की आवाज़ों से तीनों सोए हुए वैम्पायरों की नींद खुल चुकी थी। वो अपने रूम से बाहर आकर देखने लगे कि माजरा क्या है। जब उन्होंने देखा कि मिलिंद तो अपनी बीवी मिली के साथ हमेशा के लिए घर छोड़कर जा रहा है, मिलिंद का सारा सामान टेम्पो पर लोड हो चुका था। माँ शांति देवी और मिलिंद के बड़े भाई ज्ञान और उसकी बीवी विमला को धीरज के मैजिकल हिप्नोटाइज थेरेपी का कुछ भी याद नहीं था। वो घड़ियाली मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए पड़ोसियों से कह रहे थे, इस नई बहू ने हमारा हंसता खिलता परिवार तोड़ दिया। तब मिलिंद ने अपने भाई भाभी और माँ शांति देवी को देखकर कहा कि मैंने कुछ वीडियो तुम्हें और अपनी प्यारी चारों बहनों को अभी भेजे हैं, पहले उनको देख लो। अगर और अपनेपन का ढोंग मुझे दिखाया तो वो सभी वीडियो मैंने वायरल कर देने हैं। मिलिंद के फेस के एक्सप्रेशन को देखकर तीनों वैम्पायर अंदर जाकर वीडियो देखते ही समझ गए कि वो जिसको अनाड़ी समझ रहे थे वो तो खिलाड़ी निकला था। तीनों के मुंह वीडियो देखकर लॉक्ड हो गए थे।
टेम्पो पर सामान लोड होकर रवाना हो चुका था। दुबे अपने लाडले शेरू के साथ अपनी कार में बैठ चुका था। धीरज और सोनू ने भी हेलमेट पहनकर अपने टू व्हीलर पर बैठ चुके थे। मिलिंद ने मिली का हाथ थामा और अंतिम बार अपने पिता के बनाए घर रूपी घरौंदे को देखा, जिसमें इंसान के रूप में हैवानों का राज था, जो उसके और मिली के लिए एक शमशान घाट बन चुका था। पर वो उस नीली छतरी वाले का शुक्रिया कर रहा था, जिसने उसे जीने के लिए एक शानदार मौका दिया था। मिलिंद ने अपने पिता द्वारा बने यादों के खंडहर को अलविदा कहा और अपना प्यार का नया घरौंदा बनाने के लिए अपनी कार को दौड़ा दिया। मिलिंद के आगे पीछे उसके प्यारे और शुभचिंतकों की टोली भी चल पड़ी। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।